गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम अपने वीडियो के अगले लेक्चर में आए हैं। इस वीडियो के लेक्चर में हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में और विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ स्थिति और इन सब के साथ साथ एम्पियर का और मैक्सवेल एम्पियर परिपथीय नियम यानी मैक्सवेल के सभी समीकरणों को व्याख्या कर दिया गया है। आज हम लोग बच्चों देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग में अगले पार्ट में मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। बच्चों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार कोई ना कोई गुण इससे पूछा जाता है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या दिया था। तो बच्चों हम इतना बता दें, जब किसी परिपथ में मैक्सवेल के अनुसार था, जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा का मान उच्च आवृत्ति से क्या किया जाए, बदला जाए। जब किसी परिपथ में धारा फ्लो हो रही है, अब धारा का मान 1-2 आवृत्ति नहीं, कई हजार गुना आवृत्ति के साथ क्या कर दिया जाए, बदला जाए। तो जब बदलते हैं उस आवृत्ति से, तो उसके कारण जो ऊर्जा होती है, यानी अब किसी चीज को, यानी विद्युत ऊर्जा फ्लो हो रहा है, अब वो ऊर्जा के रूप में नहीं कन्वर्ट, तरंग के रूप में निकलने लगते हैं। यानी ऐसे ऐसे डगमगाते हुए तरंगे, जैसे हमारे अब तरंगे को जानते हो कितने तरंगे हैं, लगभग देखा जाए तो दृश्य प्रकाश तरंगों और ये सब मिला के विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 तरंगे हैं। तो उन सब का जिक्र हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी तक देखेंगे तो मैक्सवेल के अनुसार क्या कहा गया था कि मैक्सवेल ने कहा था कि सिद्धांत के अनुसार जब किसी परिपथ में विद्युत धारा, जब किसी परिपथ में किसको बच्चों, विद्युत धारा को अधिक या उच्च अधिक आवृत्ति से परिवर्तित किया जाता है। किसको मान को, विद्युत धारा के मान को अधिक आवृत्ति से परिवर्तित माने बच्चों बदला जाता है। परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो क्या होता है, तो ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। तो ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। इन्हीं तरंगों को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब इनके जो तरंग संचरण का माध्यम होता है, वो तरंग संचरण के माध्यम के अभिलंबवत गति करते हैं। ये तरंगे तरंग संचरण के माध्यम के अभिलंबवत गति करती हैं। अब देखते हैं बच्चों तरंग संचरण
के माध्यम के अभिलंबवत गति करती है। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे। मान लेते हैं ये हमारा y डायरेक्शन है, ये y हो गया बच्चों। ये मान लेते हैं x डायरेक्शन है, और ये बच्चों मान लेते हैं हम लोग z डायरेक्शन। तो बच्चों तीन डायरेक्शन हो गए। तो अगर इस डायरेक्शन में मान लेते हैं ये तरंग देखो ऐसे संचरण कर रही है, इस डायरेक्शन में हम लोग कर देते हैं वैद्युत क्षेत्र को, और बच्चों इस डायरेक्शन में हम कर देते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। और ये कौन सा डायरेक्शन है? तरंग संचरण, तरंग के संचरण की दिशा। संचरण माने साथ साथ चलने की दिशा, की दिशा, तरंग संचरण की, तरंग के संचरण की दिशा। तो बच्चों देखो तरंग ऐसे करके क्या करेंगे बच्चों? गति करेंगे। तो देखो ये है इसका आयाम, मतलब दोलन कर रहा है। दोलन के एक और अधिक विस्थापन को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों E0 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये तो हो गया बच्चों किसका? E0 की वैल्यू हमको मिल गई किसकी? E0 मतलब वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। अब बच्चों यहां पर देखो तो ये है तुम्हारा किसकी दिशा? ये बच्चों हो गए तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इधर हो जाएगा इसका अधिकतम मान B0, और यहां बच्चों देख लो ये भी ऐसे। तो देखो बच्चों ये वाला पार्ट तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र तुम्हारा किस बच्चों? विद्युत क्षेत्र। तो हुए ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो ये x डायरेक्शन में, जब ये x डायरेक्शन में तो y डायरेक्शन में, जब ये y डायरेक्शन में तब ये कहां जा रहे हैं? इसके ये y डायरेक्शन वाला, ये वाला तुम्हारा z डायरेक्शन में। और तरंग संचरण का माध्यम किधर जा रहा है? इस साइड जा रहा है, तरंग इधर जा रहा है। तो तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर, यानी क्या हो गए? अभिलंबवत हो गए। तो बच्चों देखो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत में जब किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान को क्या किया जाए? अधिक आवृत्ति के साथ बदला जाए तो क्या होगा? परिवर्तित किया जाएगा तो ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है, और यही तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे एक दूसरे के कैसे होते हैं? अभिलंबवत होते हैं, यानी माध्यम के तरंग संचरण की दिशा अगर इधर तरंग हमारी आ रही तो इसके लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र, इसके लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो बच्चों यही पर इसका मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है। अब इसके बाद देखते हैं इसका अभिलाक्षणिक गुण, यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। और हाँ बच्चों अभी तक देख लेते हैं इस तरंगों को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो इन तरंगों को या तो क्या करा दिया जाए? दोलन करा दिया जाए। पहली स्थिति होती है क्या? दोलन करा, आवेश को क्या किया जाए? दोलन कराया जाए। तरंगों को कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो इसको देखो पहला माध्यम है क्या? आवेश को दोलन किया जाए, इधर उधर क्या कराया जाए? दोलन। दोलन मतलब क्या? एक साइड इधर आवेश को दोलन कराया जाए, दूसरा बच्चों बताए थे जब किसी त्वरित आवेश को त्वरित गति कराया जाए,
आवेश को त्वरित गति कराया जाए। और बच्चों तीसरा क्या हो सकता है, आवेश को त्वरित गति कराया जाए या तो किसी परमाणु को उत्तेजित कराया जाए, परमाणु को उत्तेजित कराया जाए। जब परमाणु को क्या किया जाए, उत्तेजित कराया जाता है तो एक कक्षा से दूसरे कक्षा में ट्रेवल करते हैं, और जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में ट्रेवल करते हैं तो जो एनर्जी होती, ऊर्जा होती, वो किसके रूप में, तरंग संचरण के तरंग के रूप में निकलने लगती है। उन्हीं तरंगों को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत में इतना ही था। अब इसके बाद हम लोग इसका पढ़ेंगे गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या क्या होते हैं, इनका अध्ययन अभी इसी की जस्ट बात किया जाएगा। तब तक के लिए वेलकम बैक दोस्तों। आप हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, कौन कौन से गुण होते हैं। तो ये तरंगें, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, एक गुण हो जाता है। दूसरा गुण हो जाता है इन तरंगों का वेग प्रकाश के वेग यानी c बराबर 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहां पर μ0 और एप्सिलॉन नॉट, μ0 है निर्वात की चुंबकीयशीलता और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसके आगे देखते हैं, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। और इन तरंगों का ऊर्जा घनत्व जो होता है, अगर विद्युत क्षेत्र में देखा जाए तो UA बराबर होता है ½ E एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और U अब मैग्नेटिक फील्ड में देखा जाए, मैग्नेटिक क्षेत्र में देखा जाए तो इन तरंगों का संचरण ऊर्जा होता है UM बराबर ½ V0 स्क्वायर अपान μ0। तो बच्चों देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण में कौन कौन से गुण हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो ध्वनि, जैसे ध्वनि है, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए कहीं ना कहीं क्या माध्यम की, या ठोस हो, द्रव हो या गैस, माध्यम की जरूरत पड़ती है। अभी वैक्यूम जनरेट कर दिया जाए तो हम कुछ भी बोलेंगे तो सुनाई नहीं देता है। कभी कभी वो क्या नाम है, आप लोग भी महसूस किए होंगे, जब कार में बैठे होंगे तो बाहर से कोई आवाज दिया होगा, शीशा बंद होगा तो जल्दी सुनाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार वैक्यूम जहाँ जनरेट हो जाता है वहां ध्वनि की चलती नहीं, लेकिन इन तरंगों को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, निर्वात में भी चल सकते हैं वैक्यूम में। दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश कणों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। अगर इन कणों को क्या किया जाए, त्वरित कराया जाए, एक्सीलरेट कराया जाए। तीसरा है ये तरंगें प्रकाश के वेग से चलती हैं। आप लोगों को फार्मूला ड्राइव करवाए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले चुंबकत्व में, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, c का मान 3×10⁸। और अगला बच्चों में ये तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, मतलब लंबवत कंपन करती हैं। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तथा तरंग संचरण के भी लंबवत होता है। आखिरी इन तरंगों का ऊर्जा घनत्व UE मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ½ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर तथा UM बराबर ½ V स्क्वायर अपान μ0। तो बच्चों यहीं पर तक था मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, कैसे एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, कैसे उत्पन्न किया जाता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। इन सभी के साथ ही इससे मिलते हैं अगले लेक्चर में। विद्युत चुंबकीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उनके खोज किसने किया था, इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।